डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्रीकरणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। तो बच्चों, प्रीवियस जो लेक्चर था धारिता का, उसमें हमने देखा था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अगर संयोजन करें तो तुल्य धारिता क्या आती है। इसके बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने देखे, बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में जो है डिस्कस किया, और आई होप आपने वीडियो देखा होगा और सवाल आपको समझ आए होंगे। और उससे रिलेटेड बुक के या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है या फिर ऐप में जो MCQ दे रखे हैं वो सारे सवाल आपसे हो जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट चली और अच्छे तरीके से उन कॉन्सेप्ट को देखा है। आज हमारा फाइनल पार्ट रहेगा धारिता का, जिसमें हम देखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व और आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट डेरिवेशन है, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर एग्जाम में जो डेरिवेशन वाले सवाल है वो बन सकते हैं स्टेप, ये जो आज का टॉपिक है इससे। तो आप बस ध्यान से इसे देखें। संधारित्र, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो आवेशित संधारित्र होता है उसमें ऊर्जा आती कहाँ से, एनर्जी आती कहाँ से, इसके बारे में हम देखेंगे। तो संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। कैसे कार्य करना पड़ता है तो देखिए इस तरह से। मान लीजिए कि आपके पास एक संधारित्र है ऐसे, जो इनिशियली जो है अनचार्ज है, कुछ भी नहीं है, एक बैटरी से आपने उसको कनेक्ट किया है। तो मान लीजिए उस बैटरी का पोटेंशियल जो है वो V है। तो अब देखिए, जैसे ही आपने इस पर मान लीजिए छोटा सा आवेश भेजा, यहाँ पर एक प्लस आवेश जो इसके यहाँ आया और इसकी वजह से यहाँ पर प्रेरण के कारण माइनस आ गया। अब जब आप दूसरा प्लस आवेश यहाँ से भेज रहे हो तो ऑलरेडी ये प्लस चार्ज यहाँ पर है, तो इसका ये करेगा प्रतिकर्षण, इसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो आपको इसे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आप छोटा छोटा DQ चार्ज लेके छोटा छोटा DQ आप यहाँ पर लाओगे और इसको टोटल Q चार्ज कर दोगे। तो वो जो वर्क करना पड़ेगा भाई, एक विभवांतर यहाँ पर देखो, इस प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर एक विभवांतर जनरेट हो जाएगा। तो विभवांतर V है, आपने देखा होगा विद्युत क्षेत्र के अंदर, अगर विभवांतर V है और चार्ज को लेके आ रहे हैं तो आपको पता है W डिवाइड बाई Q इक्वल होता है V, यानी W इक्वल होता है Q इंटू V। V यहाँ पर विभवांतर, अगर मैं इसको डेल्टा V लिखूँ तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आगे मैं इसको V से लिखने वाला हूँ। तो Q इंटू डेल्टा V बराबर W। समझ आ गई आप लोग? यही वर्क डन है, क्योंकि विभवांतर जनरेट होगा और उसमें आप एक चार्ज को लेके आ रहे हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। आगे हम देखते हैं इस डेरिवेशन को करना कैसे। तो चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो डायग्राम फटाफट से बना लेते हैं। तो आपने जब चार्ज देना इसको शुरू किया तो मान लीजिए किसी टाइम पर इस पर चार्ज है Q, तो इसकी वजह से यहाँ पर माइनस Q किसी टाइम पर, और इसके जो विभवांतर है, विभव है, वो V है। तो माना किसी क्षण संधारित्र, ऐसे ही आपको डेरिवेशन लिखना है, ये संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q है। अब यहाँ पर ये लिखा जाता संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q, मतलब दूसरी वाले पे अपने आप माइनस Q हो गया, वो कॉमन सेंस की बात है। संधारित्र पर आवेश मतलब नॉर्मली हम पॉजिटिव प्लेट का आवेश लेते हैं, Q है, तथा विभव V है, विभवांतर V है, कितना है V है। अतः आप लिख सकते हो
dq आवेश को संधारित्र की प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा v dq। भाई विभवांतर क्या है? v। dq छोटा सा आवेश आप लेके गए हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा? w dw बराबर v dq। विभवांतर इंटू आवेश ही तो वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है सर, ये तो बात समझ आ गई। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ध्यान दीजिए। ओके, v बराबर होता है q डिवाइड बाई c। यहां c संधारित्र की धारिता है। ये चीजें लिखनी होती हैं, एग्जामिनर को ये बताना होता है एग्जाम में कि उसे कुछ नहीं पता। एग्जामिनर को सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर रहे हो। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से ये भी लिखना है, 1 में मान रखने पर dw v की जगह लिख दोगे q बट्टे c dq। अब लिमिट लगाओगे कितनी? 0 से w वर्क कर रहे हो। इनिशियली चार्ज 0 है, फाइनली आपने कितना चार्ज कर दिया? मान लो कैपिटल Q है ना, कि dq 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 लाके कैपिटल Q कर दिया है। तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w। q dq का क्या होगा? 1/c बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन में हो जाएगा 0 से q q dq। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। w इक्वल टू हो जाएगा ये 1/c और इसका हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। लिमिट कितनी है? 0 से q। तो यहाँ पे वर्क डन जो आएगा वो देखो, लिमिट रख दोगे तो आ जाएगा q स्क्वायर बट्टे 2c। ये होता है वर्क डन, और यही वर्क डन क्या हो जाता है? ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो इसी को लिख सकते हैं, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, हो जाता है। अतः आप लिख सकते हो यहां पर U बराबर W बराबर q स्क्वायर अपॉन 2c। संधारित्र में ऊर्जा कितनी होती है? q स्क्वायर अपॉन 2c। अब अलग अलग तरीके से लिख सकते हो सर। हाँ, तो यहाँ पर पहला आया सर u बराबर q स्क्वायर बटे 2c। अब बताएं q बराबर c भी होता है सर, तो u बराबर क्या हो जाएगा? q की जगह लिख दोगे तो c स्क्वायर v स्क्वायर, q स्क्वायर की जगह c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c। एक c से c खत्म हो जाएगा, बन जाएगा हाफ। यहाँ लिख देते हैं u बराबर हाफ c v स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होता है, कंफ्यूज नहीं होना, पापा ही डैडी है, सारे फॉर्मूले बस। चलो यहां से एक और फॉर्मूला तो लिख सकते हैं आप, c बराबर q बट्टे v। चलिए यहाँ पे रख दीजिए इसमें, तो u क्या हो जाएगा? q स्क्वायर डिवाइड बाई 2। c की जगह क्या रख दोगे? q बट्टे v, q बट्टे v। एक q से q कैंसिल हो गया, v ऊपर चला गया, तो q बराबर हो जाएगा 1/2 q इंटू v। तो ये अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जो मैंने चेंजेस करके बता दिए। जैसे v यहाँ पर जो है विभव होता है, q यहाँ पर आवेश होता है। ओके, तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो जो है आप पूछ सकते हो कमेंट्स वगैरह में। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा अगर 2 नंबर में 3 नंबर में आए तो जो भाई साहब मैंने मैथमेटिकली और जो लैंग्वेज में करवाया है वो आपको करना है, और आपका सब कुछ सही हो जाएगा एग्ज़ाम में, कोई गलती आपसे नहीं होगी। अब और क्या कर सकते हैं इसको? तो सर अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य
विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व आपको निकालना है। ओके, ये बात भी जो है समझ आती है। तो ऊर्जा घनत्व के लिए हम जानते हैं, अब नहीं भी जानो तो भी लिखना तो है, संधारित्र की प्लेट्स या संधारित्र में संचित ऊर्जा, अब जानो चाहे नहीं जानो लिखना है आपको, 1/2 CV²। ओके सर, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है C बराबर होता है A∈0/D। ये भी किसी को कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। ओके, चलो नहीं है तो कोई बढ़िया बात। जहां ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, जहां पर लिख देना ए क्षेत्रफल, मैंने कहा ना टीचर को पता है बट वो जानना आपसे ही चाहता है, और डी प्लेट के मध्य की दूरी, प्लेट के मध्य की दूरी, ठीक है। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ को इक्वेशन नंबर 3 रखना है आपको, का V इक्वल होता है E × D। ये बहुत बार यूज किया हुआ है, यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, और D बार बार मत लिख देना, D लिख दिया है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर क्या आ जाएगा साहब? U बराबर 1/2, C की जगह आ जाएगा A∈0/D, और यहाँ पर हो जाएगा V² की जगह हो जाएगा E² D², D से एक D खत्म हो जाएगा, यानी ओके चलिए एक D से D खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर U की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ε0, ये सेम नहीं होना चाहिए, ε0 E² A × T, ये होता है ऊर्जा घनत्व। ये ऊर्जा होती है, अभी ऊर्जा घनत्व अभी निकालना है। विद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा होती है, अगर विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में पूछी जाए तो ऊर्जा आती है ये, है ना। अगर कवर हो रहा है ये वाली चीज तो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, U बराबर भाई साहब आया है 1/2 ε0 E² A × T। अब यहाँ पर एरिया भी दे रखा है और विद्युत क्षेत्र भी दे रखा है, D दे रखा है। अगर Q, ये C V इस तरह का कुछ नहीं दे रखा हो, चाहे E और A के फॉर्म में दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला ये आ गया। अब इसका घनत्व से क्या लेना देना है, तो आप लिखोगे प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, और इसी को बोला जाता है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व या प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व। तो प्रति एकांक में मतलब जो आपका आया है ना, इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी, ईडी लिख देता हूं मैं, एनर्जी डेंसिटी। ये क्या आ जाएगा? ये ऊर्जा घनत्व भी कर दो ना, कहाँ अंग्रेजी के चक्कर में जो है पड़े हो। ये हो जाएगी U/V, यानी ऊर्जा बटे आयतन, और आयतन क्या होता है? V। आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू बीच की दूरी, यानी A × D। तो उस फॉर्मूले में अगर आप रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 ε0 E² A × D डिवाइड बाई A × D, क्योंकि आयतन तो यही होता है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2 ε0 E²। ये होता है ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा, है ना। पूछा जाता है कि प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा का मान निकालो, एनर्जी डेंसिटी। क्लियरली समझ आई बात?
ओके, तो अगर एनर्जी डेंसिटी का है तो आपको इस तरह से फॉर्मूला करना, लास्ट यहाँ तक लेके आना है। एक तो वो फॉर्मूला निकालना है ये वाला ऊपर वाला, और फिर प्रत्येक अंक में निकाल के पूरा कंप्लीट करना ताकि मार्क्स कहीं कटे नहीं। अब ये तो 2 हो गई बा। अब आवेशित चालकों के संयोजन में आवेशों का पुनर्वितरण, इसको जरा समझते हैं हम लोग। तो इसको समझने के पहले ये देख लीजिए, 2 चालक है आपके पास। शुरुआत में जब हमने आवेशन देखा था ना, आवेशन चालन विधि द्वारा, है ना, तो मैंने बताया था आपको कि आवेशों का चालन तब तक होता रहता है एक से दूसरे तक, तब तक विभव समान हो जाए, उस कॉन्सेप्ट का भी यूज करते हैं। तो देखिए ये 2 चालक है, ध्यान दीजिए, एग्जाम में कैसे लिखना वो भी बताता हूँ। 2 चालक है, ये कुचालक स्टैंड क्यों है, ताकि जमीन में न जाए। स्टैंड, कुचालक स्टैंड, चालक है ये। इस पर आवेश है इनिशियली Q1 और इस पर है Q2, कुछ भी मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, चालक होना जरूरी तभी चलेगा। चालक तार नगण्य धारिता, नगण्य धारिता है, C जो है इसका लगभग 0 है। ओके, ताकि इस पे कोई आवेश नहीं जाए, बस ये ले जाने का काम करें। ओके, तो आवेशों का क्या होगा, मान लीजिए कि इसका विभव V1 है इनिशियली और इसका V2 विभव है, तो आवेशों का प्रवाह होता है। मान लीजिए अगर V1 ज्यादा है V2 से, तो V1 से शुरू होगा, V2 की तरफ जाएगा, और भाई साहब तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। तो आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक की ओर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। प्रेशर जब तक समान नहीं हो जाए तब तक द्रव चलता है, ताप समान नहीं हो जाए तब तक ऊष्मा चलती है। समझ गए? ऐसे जब तक विभव समान हो जाए तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। अब चलिए इसको कैसे करते हैं सर। तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग लगानी है एग्जाम में अगर आ जाए तो। उसके बाद आपको ये लिखना है, माना C1 C2 धारिता के 2 चालक A तथा B है, जिस पर Q1 और Q2 आवेश देने पर उसके विभव V1 और V2 हो जाते हैं। इनकी ऊर्जाएं U1 और U2 है। इन चालकों को पतले संयोजक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। इसी समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। इस एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए उभयनिष्ठ विभव को। तो चालकों को पतले संयोजक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का स्थानांतरण होता है, और तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान हो जाए। इस विभव को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में चालक को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, लेकिन फिर कुल आवेश की मात्रा Q1 + Q2 रहती है। यानी आवेश चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कुल आवेश तो वही रहता है जो पहले था। तो ये था, ये पहले की कंडीशन है। उसके बाद इसमें कोई चार्ज आ जाएगा। चलिए, तो मैं अब इसको एग्जाम में कैसे करना है वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इतना ही बनाना है। इसकी धारिता लिखनी है C1, इसकी धारिता C2। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले तो वो थ्योरी लिखनी है, उसके बाद ये डायग्राम बना देना है। वो थ्योरी लिखनी है जो पहले बताई थी, अभी ये वाली ऐसे ही लिखना है, उसके बाद ये डायग्राम बना देना है। ये पहले की कंडीशन है। अब बाद में या फिर चालक तार से जोड़ने पर, अब जोड़ दिया है और मान लीजिए ये सारी चीज़ें सेम है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप कॉपी में डायग्राम बनाए तो इसको जरूर लिखे, कुचालक स्टैंड। अब ये मत कहना सर गोला छोटा कैसे हो गया बर्फ़ का, ये वही है, बस फोटो के लिए मैंने यहाँ बनाया क्योंकि स्पेस नहीं है। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, अब इस पर चार्ज आ जाएगा V1, इस पर पोटेंशियल हो जाएगा V, और इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा V। इसको चालक तार से जोड़ दिया है।
ये चालक तार है। अब इस पर जो है मान लीजिए कि चार्ज जो आया वो Q1 आ गया, छोटा Q1, और इस पर आ गया छोटा Q2। लेकिन पहले भी Q1 प्लस Q2 जितना था, अब भी छोटा Q1 प्लस छोटा Q2 उतना ही होगा। आवेश का संरक्षण रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर इस तरह से आ गया, विभव दोनों का वही रहा, धारिता चेंज होती नहीं पदार्थ की है, तो C1 और ये C2 रहेगी। ये हो गई कहानी। बात समझ में आनी चाहिए। Q1 Q2 थे, C1 C2 थे, V1 V2 थे, दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों का पोटेंशियल V और V आ गया है। ठीक है, V यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव है। तो अब देखिए इस V का मान क्या होगा। तो देखिए Q1 अगर मैं पहले निकालना चाहूँ, Q1 यहाँ पर पहले गोले पर आवेश है, वो है C1 V1, पता है Q बराबर CV से, क्वेश्चन नंबर 1। Q2 निकालना चाहूँ तो है C2 V2। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 2। स्मॉल Q1 निकालना चाहूँ हो जाएगा C1 पोटेंशियल V, स्मॉल Q2 निकालना चाहूँ C2 पोटेंशियल अभी भी V है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि आपको पता है Q1 प्लस Q2 पहले जितना चार्ज है इतना ही बाद में Q1 प्लस Q2, और ब्रैकेट में लिख दो किससे, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, है ना, लिख देना आवेश संरक्षण के नियम से ब्रैकेट में। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए Q1 प्लस Q2 वापस लिख देता हूँ, स्मॉल Q1 प्लस Q1 C1 V1, स्मॉल C2। अब तो बस मैथ से, अब फिजिक्स खत्म हो गई। C1 कॉमन पोटेंशियल V, क्योंकि दोनों का V है। C2 यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V कॉमन ले लिया, अंदर रह गया C1 प्लस C2। अगर मुझे निकालना है V तो आंसर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो जाता है V, यहाँ पर उभयनिष्ठ पोटेंशियल है। V क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव है। यानी आपसे कहे कि दो चालक है जिनकी धारिता C1 और C2 है और के विभव V1 और V2 है, दोनों को जोड़ दें तो उभयनिष्ठ विभव कितना आएगा, वो आता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको याद रखना, आगे काम आएगा डेरिवेशन। क्लियरली बात समझ आई? तो इस तरह से होता, क्लियरली बात समझ में आ जानी चाहिए। इस तरह से उभयनिष्ठ विभव निकाला जाता है। तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि दो चालकों को जोड़ा जाता है जिसका धारिता C1 और C2 है, विभव V1 और V2 है, तो उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, तो इस फॉर्मूले से आपको निकाल देना। अब दूसरा जो आता है वो आता है ऊर्जा हानि। क्या आता है, ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया में आवेश चालक तार में प्रवाहित होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इस परिवर्तन को ऊष्मा हानि या ऊर्जा हानि कहते हैं। यानी हानि हो जाती है, कुछ हानि हो जाती है। पहले ऊर्जा होती है वो बाद में नहीं होती, पुनर्वितरण के बाद। तो कितनी होती है तो वो देखते हैं। तो बाकी चीज़ें वही है। आपको इस ऊर्जा हानि भी अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको वही करना है, वो जो थ्योरी है वो लिखनी है, फिर वो दो चालकों के फोटो बनाने हैं, उभयनिष्ठ विभव तक तो आपको निकालना ही है। वो जो प्रीवियस जो उभयनिष्ठ विभव था उसके बाद का डेरिवेशन अब ये करना है। समझ गए हो? ये पूरा क्वेश्चन है। ऊर्जा हानि अगर आपको निकालनी तो पहले उभयनिष्ठ विभव तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वो फोटो बना के और वो सारी चीज़ लिख के, उसके बाद ऊर्जा हानि, फिर ये दो लाइन लिख के फिर अब लिखना है यहाँ पर। तो प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा U1, U इनिशियल जिसको लिखूं वो आएगा U1 प्लस U2। U1 कितनी है, 1/2 CV स्क्वायर होती है ना ऊर्जा, U बराबर CV स्क्वायर, संधारित्र में 1/2 CV स्क्वायर। तो यहां पर इनिशियली
क्योंकि C1 धारिता थी, C1 V1 स्क्वायर, और U2 वो 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ से U1 प्लस U2 कितना आएगा, वो आएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये तो आ गई इनिशियल ऊर्जा, U इनिशियल, ध्यान दीजिए। अब आगे आपको लिखना है अंतिम ऊर्जा या फिर पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा। तो U फाइनल, तो U1 डैश प्लस U2 डैश कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 VC, और पुनर्वितरण के बाद विभव तो समान हो जाता है, तो CV स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि पुनर्वितरण के बाद दोनों का विभव समान हो जाता है। तो ये अंतिम है, ये प्रारंभिक है। अब चलिए थोड़ा और आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियल ऊर्जा I इन 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, CV स्क्वायर होता है, और फाइनल जो है वो रह गया 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, क्योंकि C1 C2 कॉमन आ गया है, मतलब बाहर आ गया, क्योंकि V दोनों में सेम था तो बाहर लाके इस तरह से, तो C1 V स्क्वायर C2 V स्क्वायर था ना, V बाहर आ गया। अब ऊर्जा हानि यानी हमेशा क्या होता है, मैं मान लेता हूँ U इनिशियल माइनस U फाइनल निकाल रहा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ U इनिशियल कितना, अब ये थोड़ी डेरिवेशन होगा, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू, आपको पता है V कितना होता है, अभी निकाला था मैंने, कहा ना याद रखना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर V का स्क्वायर है, यानी C1 V1 प्लस C2। अभी यहाँ पर मैथ्स है, यहाँ पर कोई फिजिक्स कहीं लेना देना ही नहीं है इसका स्क्वायर। अब देखिए ये C1 C2 1 है और इस पे पावर 2 है, तो यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, तो बच्चों में ये रह जाएगा। तो देखिए ये जो है इसकी एक पावर को कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/2 को तो पूरे से कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ रह जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। देखो ये बड़ा डेरिवेशन है, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर डालो इसको, वरना पंगा कर लोगे आप लोग। कितना, C1 C2 ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर चला गया, अंदर रह गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और बट्टे में सिर्फ रह गया क्या, क्योंकि एक तो इससे कैंसिल बन गया था ना स्क्वायर से, रह गया C1 प्लस C2। अब ये मैथ्स, अब आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि मैं ऊपर का टर्म हटाने वाला हूँ, क्योंकि इस डेरिवेशन में मुझे बार बार स्क्रीन पे मूव करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, या फिर हम ऐसा करते हैं, एक बार टर्म्स को लिख देते हैं, है ना। तो आप ऐसा करो, इसको नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं। ओके, है ना, क्योंकि इतना बड़ा टर्म है तो बार बार मुझे स्क्रीन पे मूव करना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लिया होगा आई होप। चलिए अब देखिए ये वाला टर्म मैं ऊपर लिख रहा हूँ वापस, है ना। आपको ऐसा नहीं आप भी ऊपर चले जाओ कॉपी में, आपको नीचे ही चलना है। देखिए अब ये एलसीएम आ जाएगा C1 C2 और इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो देखिए मैथमेटिकल टर्म बनेगी। देखो ये अब मैथ्स ही है, अब इसमें फिजिक्स तो मैं नहीं बता सकता कि फिजिक्स क्या लग रही है, मैथ्स यूज हो रहा है। तो C1 C2 का मल्टीपल होगा सबसे, तो किससे, C1 प्लस C2 का मल्टीपल किससे है, C1 V1 के स्क्वायर से, प्लस
C1 प्लस C2 का मल्टीपल किससे है, C2 V2 के स्क्वायर से, और माइनस ये देखो पूरा होल स्क्वायर खुल जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB, क्योंकि माइनस है तो सारे टर्म माइनस हो जाएंगे। C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2। देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो सारे प्लस आए थे, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो कितनी बड़ी टर्म बन गई। डिवाइड बाई कितना आ रहा है, ये एग्जाम में इसलिए पूछने लायक है क्योंकि बच्चा जो है पूरा कर तो पाए। अब इसमें फिजिक्स कहीं यूज नहीं आएगी, इसका याद करने का तरीका ये है कि इसको 2 या 3 बार आपको लिखना होगा बगैर देखे, तब ये मैथमेटिकल आपको याद हो जाएगा। मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ फिर भी कंफ्यूज हो जाता हूँ जब पढ़ाते टाइम, क्योंकि ये मैथ से यहाँ पे फिजिक्स का कोई यूज ही नहीं है। चलिए, क्योंकि पर मुझे क्या फाइनल आंसर पता है तो गलती होने के चांसेस निल है। ओके, अब क्या करते हैं साहब, अब सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एक कठिन सी मैथ, तो 1/2 और इसको मैं बाहर ले लेता हूँ C1 प्लस C2। ओके, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसका सब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो C1 V1 स्क्वायर का पहले इससे फिर इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो C1 का C1 से करोगे तो C1 का स्क्वायर आगे देखो कुछ कट फिट जाएगा, V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस इसका पहले इससे फिर इसका इससे, तो C1 का C2 से करोगे तो C1 C2 V2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का C2 से करोगे तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस, अब देखो C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर और माइनस 2C1 V1 C2 V2। अब देखो ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये देखो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, तो ये आपस में लड़ भड़ के खत्म हो गए। ऐसे कैसे ये C2 का स्क्वायर और ये V2 का स्क्वायर, ये भी आपस में प्लस माइनस थे तो खत्म हो गए। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पर देखिए सब में देखो C1 C2 आ रहा है, C1 C2 आ रहा है, यहाँ पर भी देखो C1 C2 आ रहा है, तो कॉमन ले लेता हूं मैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, तो ये देखो 1/2 C1 प्लस C2 और एक चीज और क्या कॉमन आ गई, ऊपर C1 इंटू C2 कॉमन आ गई, अंदर क्या बचा C1 C2 कॉमन आ गया, तो आ गया V1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया फिर V2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर माइनस 2V1 V2। अरे सर अब चलो ये नीचे वाला भी रफ कर रहा हूं, तो स्क्रीन को पॉज करके इसको भी कर लीजिए। अब क्या होगा सर, वही होगा जो मंजूर खुदा है, हम तो क्या करें, आंसर आना होगा वही आएगा। तो आंसर आ गया भाई साहब 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यानी ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बस सर डेल्टा U, ये तो ऊर्जा हानि आई है, U इनिशियल माइनस U फाइनल, बस सर जान निकल गई बस, लेकिन आंसर आ गया। चलिए साहब यही निकालना था। अब क्या होना है, अब जरा थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, दुनिया में कोई भी चीज अगर उसका स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, -2 हो चाहे +2 हो, ये पॉजिटिव, धारिता हमेशा पॉजिटिव, यानी इनिशियल में माइनस फाइनल जा रहा है, यानी u इनिशियल माइनस u फाइनल हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब u इनिशियल ज्यादा है किससे, u फाइनल से, यानी बाद की ऊर्जा कम है, यानी ऊर्जा हानि हुई है। क्या हुई है, ऊर्जा हानि हुई। अगर V1 बराबर V2 है तो ये हो जाएगा 0, तो ऊर्जा हानि 0। V1 बराबर V2 है, यानी ये V है और ये भी V है, बराबर है, तो कोई आवेश का पुनर्वितरण होगा ही नहीं, इसलिए हानि नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअली समझिए, आवेश बराबर विभव बराबर होगा तो पुनर्वितरण होगा ही नहीं, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो 0 आ रहा है, इस फॉर्मूला में भी आ रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला है फाइनल, जहाँ पर C1 C2 धारिता है और V1 V2 विभव है, तो ये फाइनल ऊर्जा हानि का फॉर्मूला है। तो आई होप ये आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा।
पूरे पार्ट जो 7 पार्ट में हमने धारिता किया है, कोई भी ऐसा डेरिवेशन नहीं है जो हमने नहीं छोड़ा है, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो हमने छोड़ा है। तो न्यूमेरिकल भी आपको करवा दिए गए हैं। आपको ऊर्जा हानि से रिलेटेड जो आज के डेरिवेशन है तीनों, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करवा दिए हैं। तो चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है। रिड्यूस जो हुआ इसमें वो एक छोटा सा पार्ट रिड्यूस हुआ जिसका कोई मतलब नहीं था, वो n पट्टियों वाला था ना, कि n पट्टियाँ अगर अपन रख दें परावर्तनांक की, तो वो वैसे भी कोई खास नहीं, 1 मिनट का डेरिवेशन है। बाकी इसमें कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आने पूछने लायक डेरिवेशन है। तो ये जो डेरिवेशन है टफ वाले मैथ्स वाले, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, बस मैथ ज़्यादा है। तो एक बार इन 2-3 बार जब ट्राई करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्योंकि अब हम आवेश को रोक दिया, अब आवेश को चलाएंगे, धारा वगैरह को, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इन 7 पार्ट को अच्छे से देखकर इनके प्रीवियस जो भी विभव का है, चाहे वो गाउस नियम है, चाहे वो आवेश है, विद्युत क्षेत्र है, उन सारे पार्ट को भी देखें तो स्थिर वैद्युतिकी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट्स वगैरह हो तो मैसेज वगैरह में डाल देना ऐप के थ्रू।